Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of India in Afghanistan. नॉर्मली तो वैसे इंडिया अफगानिस्तान या फिर इंडिया के जो सार्क कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप है वो तो हमेशा ही एक एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट इस साल ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने अनाउंस करा था कि यूएस एंड नाटो फोर्सेस विल बी पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। सो इन दिस बैकग्राउंड तालिबान has gained a lot of control of Afghanistan and it is believed that the way they are progressing, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के अंदर वहां पे वो पूरा अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में आ जाएगा। सो दैट हैज लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में हेविली इन्वेस्ट करा है, टाइम, मनी, एनर्जी, सब कुछ उन्होंने इन्वेस्ट करा है। एंड इन फैक्ट अफगानिस्तान एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट हुए हैं। बाकी सारी कंट्रीज में श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, वहां पे प्रोजेक्ट्स चले जा रहे हैं लेकिन ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हुए। पर अफगानिस्तान में तो वहां पे एग्जीक्यूट करे हैं प्रोजेक्ट्स, वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है। तो लग रहा है कि अगर तालिबान कंट्रोल में आ जाएगी तो उससे इंडिया की प्रेजेंस बिल्कुल शायद खत्म होने के चांसेस हैं। सो विद दिस, ये जो सारी इंप्लीकेशंस है, तो हम ये बात करेंगे कि क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंडिया ने इंप्लीमेंट करे हैं अफगानिस्तान में, ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, और कल्चरल एस्पेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे इसके कंटेक्स्ट में, जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई सेड दैट we follow this 3C approach, so current oriented, so we'll be discussing the current developments. Apart from that, we will also cover the topic in a comprehensive manner, उसका पूरा analysis हम discuss करेंगे, yet in a very concise way। थोड़ी देर में हम इसको पूरा discuss कर लेंगे। So with this, let's start the topic of India and Afghanistan। And as I said that the current oriented, the first C of the 3C approach is, as I said that कि after the exit of US and NATO forces, Taliban is pushing ahead with the military offensive across Afghanistan, and India faces a situation in which it may have no role to play in that country, and in worst case scenario not even a diplomatic presence। तो ये भी हो सकता है कि इंडिया की जो एम्बेसी ऑलरेडी है वो भी बंद हो जाएगी, तो इंडिया की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी खत्म हो जाएगी। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसके काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं, क्योंकि जब तालिबान ने अफगानिस्तान में कंट्रोल लिया था 1996-2001 में, तो वहां पे इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स एंड हो गए थे। जो 2001 में जब आपके अफगानिस्तान गवर्नमेंट आई थी और तालिबान के ऊपर तो उनको सेटबैक मिला था, उसके बाद ही इंडिया के रिलेशंस रिन्यू हुए थे। सो 20 साल से ऊपर इंडिया ने काफी इन्वेस्टमेंट करी है, एज ए सेड दैट कि बहुत ज्यादा एफर्ट करे हैं। एंड इनफैक्ट अफगानिस्तान इकलौती ऐसी सार्क कंट्री मानी जाती है जहां पे इंडिया की बहुत पॉजिटिव इमेज है। श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, चाहे जैसे भी है, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेन्स हैं। पर अफगानिस्तान के केस में ऐसा है कि वहां पे इंडिया ने इतना ज्यादा एफर्ट डाले कि इंडिया को बहुत एक पॉजिटिव सेंस में माना जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंडिया ने एफर्ट्स डाले हैं। और पहले एक बार देख लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1996 और 2001 के बीच में जब तालिबान रूल चल रहा था, तब इंडिया के कोई रिलेशंस नहीं थे वहां पे, डिप्लोमेटिक टाइज बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। तो 2001 के बाद इंडिया ने दोबारा से अपने रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करा। एंड किस तरीके से एस्टैब्लिश करा? थ्रू डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो बहुत सारी डेवलपमेंट एड अफगानिस्तान को दी गई है अंडर द प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ऑफ द यूएस प्रेजेंस। तो ये देखा गया था कि एक तरीके से साइलेंट रिलेशनशिप था इंडिया और यूएस के बीच में, कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूएस वहां पे रहेगी, पर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया वहां पे असिस्टेंस अपनी देती जाएगी। इंडिया मिलिट्रीली तो कभी वहां पे इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बिकॉज ये लग रहा था कि अगर मिलिट्री वहां पे इंडिया की इन्वॉल्व हो जाएगी वहां पे, तो पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाएंगे, इशू हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ही मेनली इंडिया प्रोवाइड करती थी। तो इंडिया ने रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मतलब आप जो भी चीज कह सकते हैं वहां पे इंडिया ने एफर्ट डाले। एंड जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि बाकी सारी कंट्रीज में भी इंडिया के, श्रीलंका हो गए, भूटान हो गए, बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गए, बाकी सारी कंट्रीज में भी इंडिया के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर अभी फुली इंप्लीमेंट नहीं हुए, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। पर अफगानिस्तान एक लौता एक ऐसा केस है जहां पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इंडिया ने जो प्लान करे थे वो उन्होंने एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और 2011 की इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने के अंदर इंडिया ने रिकमिट करा था कि डेवलपमेंट करेगी इंडिया वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। एंड अगर बायलैटरल ट्रेड भी देखा जाए तो इट्स मोर देन $1 बिलियन एज ऑफ नाउ, बट आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कितना बायलैटरल ट्रेड रहता है, क्या नहीं रहता। अब हम एक बात ओवरव्यू ले लेते हैं इस चीज का कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंडिया ने इंप्लीमेंट करे हैं। तो ब्रीफली
ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं पे उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो हिस्ट्री और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईआर के लिए तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है ही। तो पहला हो गया आपका सलमा डैम। सो एज आई सेड दैट कि आपका 42 मेगावाट सलमा डैम जो है वो आपका हेरात प्रोविंस में है आपका। ये आपका सलमा डैम है, ये अफगानिस्तान का मैप है, इसको हम दोबारा से रिविजिट करेंगे। तो ये जो आपका सलमा डैम है ये आपका हेरात प्रोविंस में 42 मेगावाट है, जिसको 2016 में इनॉग्रेट करा गया था, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। तो इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है, इसे कहा जाता है सलमा डैम को। पर यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से तालिबान प्रोग्रेस कर रही है, अपना वहां पे ओवरटेक कर रही है पूरी कंट्री को, तो ऑलरेडी तालिबान ने क्लेम करे कि ये एरिया या फिर जो डैम के जो सराउंडिंग एरिया ये उनके कंट्रोल में है। तो जो भी इंडिया ने प्रोग्रेस करी थी वो देखा जाए तो एक बैक ट्रैक कर रही है। तो ये आपको हो गया सलमा डैम के बारे में। ये भी पूछ सकते हैं कि सलमा डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री, और अगर आपको लगेगा कि सलमा थोड़ा इस्लामिक नेम है, अरेबिक नेम है, तो वो पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश में लोकेटेड है, अफगानिस्तान में लोकेटेड है, या फिर किसी और इस्लामिक कंट्री में है, या फिर ईरान में है। तो करेक्ट आंसर इज आपका अफगानिस्तान में, हेरात प्रोविंस में। अब आपके आते हैं जो जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा, तो वो है आपका जरांज दिलाराम हाईवे। तो ये आपका अफगानिस्तान का मैप है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये साइड में ईरान है, ये आपका पाकिस्तान है, ये इंडिया है। तो ये आपका चाबहार पोर्ट ये यहां पे लोकेटेड है ईरान में। तो यहां से प्लान करा था कि यहां पे इंडिया इसको डेवलप करेगी, यहां से एक रोड जाएगी ईरान में ही, उसको भी इंडिया डेवलप करेगी, और फिर अफगानिस्तान को टच करके वहां से एक रोड जाएगी जिसका नाम है जरांज दिलाराम हाईवे। और साथ में एक और आपकी इंपॉर्टेंट रोड है, ये आपकी रिंग रोड है, तो जो कनेक्ट करती है आपकी हेरात को, कंधार को, गजनी, काबुल एंड मजार शरीफ। तो ये रिंग रोड को कनेक्ट करती है आपकी जरांज दिलाराम हाईवे। और ये जो आपकी हाईवे है इट इज बिल्ट अलोंग द खश रुद रिवर, खश रुद रिवर। तो इसके अलोंग ये, तो ये भी यहां पे आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि जरांज दिलाराम हाईवे कौन सी रिवर के अलोंग यहां पे बिल्ड करा गया है। तो इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो इट इज अ 218 किलोमीटर हाईवे built by BRO, that is Border Road Organization, and it is Zaranj is located close to Afghanistan's border with Iran, and this highway goes along the Khashrud River to Dilaram to the northeast of Zaranj. तो Zaranj है आपका वो है, it is located close to Afghanistan border with Iran. तो यानी कि अफगानिस्तान ईरान के जो बॉर्डर है वहां पे आपका यहाँ पे Zaranj है और ये आपका दिलाराम है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, मैप मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। So it connects, this highway connects the ring road that links Kandahar, Ghazni, Kabul, Mazar-e-Sharif and Herat in the west. तो ये आपका हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे इस हाईवे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे, अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये आपका इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है। तो ऑलरेडी इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान कभी कभार इनको इंडिया को एक्सेस देता है वाघा बॉर्डर के थ्रू अफगानिस्तान के ट्रेड के लिए, बट अगेन पाकिस्तान पे पूरी तरीके से रिलाय नहीं करता, अभी काफी नॉटी है, नोटोरियस है, कुछ ना कुछ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप तो हमेशा स्ट्रेंट रहते ही है। तो इसी वजह से इंडिया ने ऑल्टरनेटिव बनाया कि अफगानिस्तान के थ्रू, जहां से जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, ऑल्दो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ईरान एक शिया कंट्री है तो उसके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। तो ये करा कि पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए चाबहार रोड से यहां से आपका जाएगा यहां पे जरान से, और फिर यहां पे अफगानिस्तान का एक्सेस मिल जाएगा। तो इसीलिए हाईवे बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से ये था। और साथ में ये भी कहा था कि पेंडेमिक में भी, ऑल्दो इस हाईवे के साथ भी कुछ इश्यूज हैं कि अभी क्योंकि ईरान में ढंग से कनेक्टिविटी नहीं है तो इस हाईवे को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करा जा रहा, पर पेंडेमिक में भी देखा गया था 75,000 टन ऑफ व्हीट ट्रांसफर करी थी फ्रॉम चाबहार टू अफगानिस्तान थ्रू दिस हाईवे ड्यूरिंग पेंडेमिक टू अफगानिस्तान। तो इस हाईवे की आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है जो इंडिया ने डेवलप करा, और ये इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में अगर माना जाता है तो इस हाईवे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है कि ये इंडिया का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता है। ये हो गया। फिर आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के भी इंडिया ने बिल्ड करी थी, दैट वाज ओपन इन 2015 which was built with the अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट थी इन काबुल, which was built with the Indian assistance of $90 million,
जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में इनॉग्रेट करा था। एंड इसका जो एक ब्लॉक है पार्लियामेंट का, इट इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये आपका है पार्लियामेंट के बारे में। फिर आपका होगा स्तौर पैलेस। स्तौर पैलेस ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है आईआर में ना पूछा जाए पर हिस्ट्री में पूछ सकते हैं। सो इन 2016 दिस वाज इनॉग्रेटेड। तो ये जो स्तौर पैलेस है आपका, तो इसको काफी इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई थी और ये 19th सेंचुरी में बिल्ड करा गया था आपके। एंड इट वाज आल्सो द सेटिंग फॉर द 1919 रावलपिंडी एग्रीमेंट बाय विच अफगानिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। दे कैन आस्क फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से एग्रीमेंट से अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। तो जो एग्रीमेंट रावलपिंडी एग्रीमेंट था 1919 का, और ये यहां पे स्तौर पैलेस में आपका साइन करा गया था। तो उसके बाद भी इसको यूज करा गया था, पर फिर अगेन इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई थी अंडर द रिजीम ऑफ तालिबान। पर उसके बाद इसको रिस्टोर करा गया था। एंड दिस इज लोकेटेड इन काबुल। सो अगेन फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन आस्क वेयर इज द स्तौर पैलेस लोकेटेड, और दे कैन आस्क अबाउट द रावलपिंडी एग्रीमेंट। देन इफ यू टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट हो गए, तो वो भी इंडिया ने काफी बिल्ड करे हैं। एंड देन इंडिया ऑल्सो रिबिल्डेड द 220 kV DC transmission line from Pul A Kumri. Pul A Kumri, which is capital of Balgan province to the north of Kabul, to ensure that electricity is supplied to this region. तो पावर आपका प्रोजेक्ट्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, वो भी इंडिया ने इंप्लीमेंट करे हैं। साथ में अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने जयपुर फुट के बारे में पढ़ा होगा कि जिन लोगों के जिनके लेग्स नहीं है या फिर कुछ इशू है, डिसेबल्ड है, तो जयपुर फुट की हेल्प से इंडिया ने काफी लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करे थे। इंडियन मेडिकल मिशंस काफी हैं वहां पे, विच प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन। काफी सारी प्रोविंसेस में उन्होंने अपनी क्लिनिक्स एस्टैब्लिश करे हैं। एंड जो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो है दैट इंडिया ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल विच वॉज बिल्ड इन 1972 एंड नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी। तो उसका नाम है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ। तो इसको भी रिकंस्ट्रक्ट करा था। ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करे थे टू एरियाना, द अफगान नेशनल कैरियर। तो एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बसेस हो गई, आपकी मिलिट्री व्हीकल्स हो गई, मतलब जो आप कहेंगे कि वो भी एम्बुलेंसेज हो गई, तो ये सब भी प्रोवाइड करा है आपके। फिर एक और जो डैम है इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने आपको सलमा डैम के बारे में बताया था, वो तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, बट एक है आपका शहतूत डैम। इट्स नेम्ड आफ्टर फ्रूट शहतूत। तो 2020 में पिछले साल एक जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, जिसमें इंडिया ने अनाउंस करा था दैट इट विल बी कंस्ट्रक्टेड अ शहतूत डैम इन काबुल डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि ये डैम कहां पे इंप्लीमेंट कर रही है इंडिया। तो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा वहां के रेजिडेंट्स के लिए। तो शहतूत डैम हो गया। फिर आपका हो गया बाला हिसार फोर्ट। 2020 में ही उसी टाइम पे इंडिया ने अनाउंस करा था दैट इट विल बी रिस्टोरिंग द Bala Hisar Fort, which is located south of Kabul. Now, it was constructed way back in 6th century. But अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की, मुगल हिस्ट्री के बारे में बात करें, मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात करें, then it was rebuilt by Jahangir, मुगल एम्परर जहांगीर, and it was used as a residence by शाहजहां। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ये लेक्चर, ये कल्चर और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो बाला हिसार फोर्ट हो गया आपका, जिसे रिस्टोर करने का इंडिया ने प्लान करा था विद द हेल्प ऑफ आगा खान हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो उसकी हेल्प से इंडिया इसको भी रिस्टोर करेगी। अब कितना रिस्टोर कर पाएगी अब तो पता नहीं। तो ये चीज है आपकी, क्योंकि अभी तालिबान आ रही है, हो सकता है प्रोजेक्ट ढंग से इंप्लीमेंट ना हो पाए, पर ये अनाउंस करा था। और स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो किसी भी चीज में हो गया, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो गई, टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई, आपके इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है इंडिया ने वो भी बहुत सारे लॉन्च करे हुए हैं यहाँ पे। तो ये हो गया अबाउट द वेरियस प्रोजेक्ट्स। एंड साइड में जाते जाते हम एक बार ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं कि ऑलरेडी अभी कितना ट्रेड है, फ्यूचर में क्या प्रोजेक्शंस हैं। फ्यूचर में तो वैसे प्रोजेक्शन बहुत ब्लीक है, पर अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रेजुअली इंडिया का जो ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ वो इंप्रूव हो रहा है अब तक, आगे का पता नहीं। विद द एस्टैब्लिशमेंट इन 2017 ऑफ एन एयर फ्रीट कॉरिडोर, ये एस्टैब्लिश करा गया था। और इस टाइम पे देखा जाए तो 2 एयर कॉरिडोर हैं विच कनेक्ट्स इंडिया एंड अफगानिस्तान। फर्स्ट इज काबुल दिल्ली एंड सेकंड इज हेरात टू दिल्ली।
सो ये दो एयर फ्रीट कॉरिडोर है, तो इसकी वजह से ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं. एंड थस ड्यू टू दिस इन 2019-20 द बायलैटरल ट्रेड क्रॉस $1.3 billion. Although the balance of trade is heavily tilted in favor of India, जो इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया जो की जो एक्सपोर्ट्स हैं, दैट इज $900 million वर्थ ऑफ डॉलर, एंड जो आपका अफगानिस्तान का है, दैट इज अराउंड $400 to $500 million. अफगानिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स है मेनली वही आपके फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, एंड दे कम ओवरलैंड थ्रू द वाघा बॉर्डर. तो पाकिस्तान कभी कभार जब उनका मूड होता है तो अलाउ कर देती है कि वाघा बॉर्डर के थ्रू वहां पे अफगानिस्तान का जो ट्रेड है वो अलाउ कर देती है. और इंडिया का जो मेनली एक्सपोर्ट होता है तो अफगानिस्तान, दैट इज फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, सीमेंट एंड शुगर. और जो चाबार पोर्ट के बारे में मैंने आपको बात करी थी कि जो ईरान में लोकेटेड है, ऑल्दो ट्रेड थ्रू चाबार पोर्ट स्टार्टेड इन 2017, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कनेक्टिविटी फ्रॉम द पोर्ट टू द अफगानिस्तान बॉर्डर. जो मैंने आपको बताया था यहां पे कि ये जो रोड है अभी, तो यहां पे अभी इसको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करा गया है, इस वजह से चाबार पोर्ट को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करा गया. ये हाईवे तो बना दिया गया है, पर ये वाला जो भी रोड हाईवे है इसको ढंग से भी डेवलप नहीं करा गया. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चाबार पोर्ट के थ्रू ढंग से ट्रैवल आपका ट्रेड नहीं हो रहा. तो एयर फ्रीट कॉरिडोर्स के थ्रू और थोड़ा बहुत वाघा बॉर्डर के थ्रू ट्रेड होता है इंडिया के बीच में. सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ इंडिया अफगानिस्तान के इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, जिसमें मेनली हमने उनकी डेवलपमेंट असिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, और साथ में हमने ट्रेड भी डिस्कस करे और बैकग्राउंड भी डिस्कस करे, और ये भी देखा है कि यूएस और नाटो फोर्सेस के एग्जिट के बाद इंडिया और अफगानिस्तान के जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं उन पे क्या इफेक्ट हो सकता है. सो फ्रेंड्स, विद दिस आई हैव फिनिश्ड द टॉपिक. आई होप यू लाइक्ड इट. And before ending the lecture, I just want to make an important announcement that A-Cube IS is launching its foundation batch for 2022 from 21st of July. And that will be covering General Studies, Essay and CSAT from prelims as well as from mains point of view. 800 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, 800 hours of classes, out of which 10% of the time will be dedicated to current affairs, that is 80 hours. And apart from that, we are also launching optional subjects for history, geography, pol science and IR, sociology, and public administration. And friends, we are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, and Telegram. So do subscribe to us. And friends, if you have any query, then please feel free to contact us via these social media channels or through our phone numbers. Or you can also walk into our office. We are open. So friends, this is Deepak Singh on behalf of A-Cube IS. Bye. Thank you.